हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 9th का क्लास 10 का क्रैश कोर्स हम आपको बार बार बोल रहे थे कि अब 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला था। तो आज हम फाइनली आज क्रैश कोर्स ले आए हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो बोर्ड एग्जाम में 100% आने का चांसेज होगा। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपको जो भी क्वेश्चन हम लाए हैं ये आपका कहीं ना कहीं बोर्ड में एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर इसे रिवीजन करें, तब आपका अच्छा नंबर भी आ जाएगा। तो आप इतना दिन में तो आप बाकी सिलेबस ख़त्म ही हो गया होगा। कहीं भी अगर आप कोचिंग पढ़ रहे होंगे तो आप इसको एक नज़र ज़रूर दीजिए, और जो भी दोस्त अगर आपको नहीं जुड़े हमारे चैनल से उसको ज़रूर जोड़ने का प्रयास करें। तो हम आपको ऐसा ही साइंस लाएंगे। शाम में साइंस आएगा और सुबह में मैथ आएगा, फिर आएगा सोशल साइंस, फिर संस्कृत आएगा, फिर हिंदी आएगा। ऐसे लगातार 5 सब्जेक्ट का जो कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि और भी बेटर आपको जो भी और कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो भी आप हमें ज़रूर प्रतिक्रिया दें। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या क्या है। तो आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको बोर्ड एग्जाम के व्यू से ही सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन है बच्चों कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में आपको पूछेगा कि दृष्टि दोष, है ना, कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है। बोर्ड एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 में। तो उसी प्रकार से हम ऐसा एक बनाए हैं ताकि और जो भी बच्चा इसको एक बार अगर पढ़ ले तो आपको 100% है कि आपको क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप नहीं छोड़िएगा। तो कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष क्या है, यह कितनी प्रकार के होता है। तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि जिन व्यक्तियों के, है ना, कह रहा है कि जिन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। जैसे कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति आपको पढ़ाया गया होगा, है ना, तो जहाँ रेटिना पे बनता है, ये रेटिना पे बनता है, उनके लिए कहा जाता है कि दृष्टि दोष। और दृष्टि दोष, है ना, दृष्टि दोष है। क्या कहा जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि जिन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता हो, मतलब कि रेटिना पे नहीं बनता हो, उनके लिए कहा जाता है कि दृष्टि दोष है ना। किनके लिए, जिनको रेटिना पे नहीं बनता हो उनको क्या होता है, दृष्टि दोष होता है। अब कह रहा है दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मतलब दृष्टि दोष कहने के मतलब कि 5 प्रकार के होता है ना, सॉरी 4 प्रकार के होता है। इसी को हमें यहाँ लिख दीजिएगा आप कि दृष्टि दोष क्या है, इसको लिख दीजिएगा पूरा। उसके बाद लिखेगा दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार के होता है ना। क्या लिख दीजिएगा, दृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार के होता है। तो सबसे पहले प्रथम क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष, है ना। सबसे प्रथम में लिखिएगा निकट दृष्टि दोष, दूसरा में लिखिएगा दीर्घ दृष्टि दोष, है ना। ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा ही लिखना है कि पहला लिखेगा निकट दृष्टि दोष, दूसरा लिखेगा दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है, और तीसरा में लिखेगा अबिंदुकता, है ना, अबिंदुकता। आप चौथा में लिख दीजिएगा जरा दृष्टि दोष, या तो जरा दृष्टि दोष ही लिख दीजिएगा, ये भी चलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या है जो कि दृष्टि दोष क्या है। तो उसको लिख दीजिएगा, जिन व्यक्तियों की रेटिना में के प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनता हो उसे हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक मोस्ट ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये भी क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसी जिस तरीका के एग्जाम में पूछा जाता है उसी प्रकार से हम आपको साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, मैथ हो, हम उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बारी बारी शाम में एक वीडियो शाम में होगा 6 बजे अपलोड हो जाएगा, और सुबह में 6 से 7 के बीच में अपलोड हो जाएगा। तो आप ज़रूर देखिएगा।
तो दूसरा में कह रहा है ओम के नियम को लिखें, मतलब कि ओम के नियम क्या है इसके बारे में। तो ओम के नियम क्या है इसको लिखना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप कुछ नहीं, जरा देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अचर ताप पर, है ना, अचर ताप पर किसी चालक से, है ना, लिखिएगा अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा, है ना, क्या कह रहा है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा आई, है ना, क्या है आई, चालक के बीच के विभवांतर भी के, है ना, क्या कह रहा है बच्चों, समझते हैं फिर से कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा आई और चालक के बीच के विभवांतर भी के अनुक्रमपाती होता है ना, अनुक्रमपाती होता है। कहने का मतलब कि भी बराबर जैसे भी टू आई, यही होता है बिल्कुल, अर्थात भी और भी टू आई, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। बस कुछ नहीं लिखना, बस इतना लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर का फिक्स हो जाएगा। ये अभी हम 2 नंबर को बता रहे हैं, फिर आपको हम 5, जैसे 3 नंबर में पूछा जाता है, फिर 5 नंबर में जो भी पूछा जाता है, बारी बारी से हम वीडियो लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा कि 5 नंबर वाला या तो 3 नंबर या 2 नंबर, जैसा भी हो आप बोलिएगा कमेंट करके, हम ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे। अब ये बात समझ गए होंगे कि ओम के नियम को लिखे, तो लिखेगा अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा आई, चालक के बीच के विभवांतर भी के अनुक्रमपाती होता है ना, अनुक्रमपाती होता है, अर्थात भी बराबर आई आर, इसे ओम का नियम कहते हैं। बस इतना लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हम समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों। अब कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, आखिर क्यों। अगर आपको ऐसा तरीका से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए आंसर क्या है, हम समझ लेते हैं कि सोडियम, देखिए कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, है ना, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में OH, मतलब क्या करा, OH आयन, OH माइनस है, ठीक है, हाइड्रो, ये क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रो, है ना, तो आयन की सांद्रता H प्लस की सापेक्ष, लिखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता से H प्लस की अपेक्षा अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है, अतः इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। कह देगा कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों, तो क्यों होता है, लिखेगा सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता H प्लस की सापेक्ष अधिक होता है। क्या होता है कि OH माइनस आयन की सांद्रता H प्लस की सापेक्ष अधिक होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, अतः इसका क्या होता है, जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय हो जाता है, इसी के कारण हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये सब क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी केमिस्ट्री का ही है। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन मुक्तः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है। मतलब कहने का मतलब कि कार्बन मुक्तः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाता है, आखिर क्यों बनाता है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन समझिए, आंसर क्या कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता 4 होता है। क्या होता है, कार्बन, जैसे देखिए यहाँ कार्बन है तो कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है ना। अतः इलेक्ट्रॉन खोकर या तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बना सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि ये कार्बन है, C कार्बन है, या तो इसको 4 चाहिए या तो
इसको हर हाल में 4 ही होना चाहिए, तब जाके ये क्या होता है, अस्थाई हो जाता है, अस्थाई रूप से। अगर मान लिया जाए कि यहाँ कार्बन है, इसको पास 2 है, तो 2 क्या करता है, या तो किसी को दे देगा या तो किसी से ले लेगा। यही काम है इसका कि या तो किसी को दे देगा या तो किसी से ले लेगा। क्वेश्चन भी, आंसर में भी यही कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता 4 होता है, अतः इलेक्ट्रॉन खोकर या तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बना सकता। मतलब कि 4 को जब ले भी या तो किसी को दे सकता है या तो किसी से ले सकता है, तब जाके अस्थाई हो जाता है। ठीक है, अतः यह इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी का सहसंयोजक बंधन बनता है। मतलब कि अभी हम बताएं कि या तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, इसको पास मान लिया जाए 2 है, इधर के पास मान लिया जाए कि 4 है या 5 है। ठीक है, या तो इससे ये ले लेगा 2, या तो ये कहेगा कि भाई अगर हमको ज़रूरत है नहीं है, छोड़िए हम अस्थाई हैं, तो या तो दूसरे कोई के ही दे सकता है। यही बात होता है। तो ये भी आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। तो चलिए अब तीसरा मतलब कह रहा है क्वेश्चन और है, एक बायोलॉजी से है। तो ये भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखें, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक क्या कर रहा है, रासायनिक समीकरण भी लिखने के लिए, है ना। तो इसको लिखने के लिए बोला गया है, तो इसको हम लिख देंगे रासायनिक समीकरण। तो देखिए अब हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण भी लिखना है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं पेड़ पौधा के द्वारा, है ना, पेड़ पौधा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, पेड़ पौधा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की क्या करता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना और विश्लेषण कहलाता है ना। कहने का मतलब ये है बच्चों कि पेड़ पौधा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल पर्णहरित, है ना, क्या करा, पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज को संश्लेषित करना या तो विश्लेषण मतलब ट्रांसफर कर देना कहलाता है, या प्रकाश संश्लेषण को एक संपूर्ण रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब कोई प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक, तो प्रकाश संश्लेषण ये है कि जब पेड़ पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता हो, कार्बन डाइऑक्साइड जल में, मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण करता है, तो मान लीजिए कि कोई भी पेड़ पौधा हो, उसको संश्लेषित कब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। मतलब हम लोग अगर यदि छोड़ते हैं तो पर्णहरित, जहाँ पे वन अधिक रहेगा वहाँ बारिश अधिक होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि सूर्य का प्रकाश का पर्णहरित कहलाता है ना। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण एवं संपूर्ण रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, ये लिखना है। ठीक है, तो अब इसका हम सूत्र की बात कर लेते हैं। तो सूत्र भी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए अब हम सूत्र इसको मिटा कर हम सूत्र आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, अभी हम बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण, है ना, कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके समीकरण को। तो समीकरण यही है बच्चों कि समीकरण क्या होता है कि C6CO2 + 6H2O पूर्णहरित सूर्य का प्रकाश C6H12O6 + 6O2। मतलब इसको ये जो इतना है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, जल है, और ये क्या बन जाएगा C6H12O6 ग्लूकोज है। ये ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र याद कर लीजिए, C6H12O6 होता है, और 6O2 मतलब ऑक्सीजन, ये तब जाके पर्णहरित करेगा, है ना। तो क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषित करता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की सापेक्ष लैंगिक जनन की क्या लाभ है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि
अलैंगिक जनन, है ना, क्या कह रहा है, अलैंगिक जनन की सापेक्ष लैंगिक जनन के से क्या लाभ है ना, क्या लाभ होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक एक करके कि लैंगिक जनन अग्रलिखित, है ना, अग्रलिखित कारणों से अलैंगिक जनन की सापेक्षा लाभकारी होता है। मतलब कि अलैंगिक है उससे ज़्यादा सापेक्ष, मतलब इसके सापेक्ष लैंगिक जनन सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। लाभदायक कहने का मतलब है कि देखिए अब हम समझ लेते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा, कहने का मतलब है कि नर और मादा से प्राप्त होने वाला नर युग्मक, है ना, क्या बच्चों, कि लैंगिक जनन में नर और मादा से प्राप्त होने वाला, मतलब कि नर और मादा दोनों से प्राप्त होने वाला नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन से लैंगिक जनन होता है। ठीक है, क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, किसको, नर और मादा को निषेचन करने से। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझते हैं, ये दोनों भिन्न प्राणी का होता है, ये दोनों विभिन्न प्राणी का होता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि दो विभिन्न प्राणी का से प्राप्त होता है। मतलब कि एक लड़का और एक लड़की, ये विभिन्न प्राणियों का होता है। इसलिए हम सनातन विशेषताओं की विविधता को हम प्रकट करते हैं। मतलब कि जब नर और मादा दोनों अगर निषेचन करेगा तब मतलब कि नए संतति का क्या होगा, जनन होगा। मतलब कि नए, जैसे कि कोई भी हो, मतलब कि मान लिया जाए कि यहाँ पे एक नर है, मान लिया जाए कि एक्स है और यहाँ पे क्या है, एक्स भाई। अब इस दोनों को हम निषेचन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई। तब ये दोनों से एक क्या हो जाएगा, नया संतत, मतलब कि नया जाति, मतलब नया अति का निर्माण होता है ना, निर्माण होगा, उसी को बोला गया है। ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं। दूसरा, इसको अगर यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा तो आपको ये नंबर 2 नंबर जरूर करके लिखेगा, तब जाके आपको नंबर दिया जाएगा। और दूसरा कह रहा है लैंगिक जनन से गुणसूत्रों के नर जोड़े, क्या है, लैंगिक जनन से गुणसूत्रों के नर जोड़े बनता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि लैंगिक जनन से या तो लड़का हो या तो लड़की, मतलब गुणसूत्र क्या कर रहा है कि लैंगिक जनन से गुणसूत्रों के नर जोड़े बनता है। इसलिए विकासवाद की दिशा को नए अवाम प्राप्त होता है। मतलब नए अवाम प्राप्त होने का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी अगर एक नर और मादा है तो दोनों से जो भी संतति का निर्माण होगा वो क्या हो जाएगा, उससे उस गुणसूत्र या तो एक्स बाई एक्स होगा, एक्स होगा या तो वाई होगा। यही तो नए अवाम का प्राप्ति होता है। इससे जीवों में श्रेष्ठ गुणों के उत्पन्न होने का अवसर बढ़ जाता है। मतलब कि और क्या होता है, कोई भी जीव हो तो कोई भी जीव का मतलब कि हो बढ़ने का अवसर क्या कब होगा, जब इस जीवों में श्रेष्ठ गुणों को, मतलब एक्स क्रोमोसोम का ही संतति के कारण ही ना आगे जीव जंतु या तो कोई भी हो विकसित होगा। तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि आपको कि साइंस का क्वेश्चन हम 6 गो आज आपको बताए हैं। तो हम कल आपको अगले एक वीडियो आएगा उसमें हम आपको फिर 6 गो वीडियो का अपलोड करेंगे। तो बारी बारी से इसी तरह से वीडियो आपका अपलोड होते रहेगा। तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और मैथ का डेली अपलोड होगा सुबह में। आज साइंस के सोशल साइंस मतलब कि और संस्कृत और हिंदी का बारीकी से मतलब डेली अपलोड होते रहेगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए हमारे चैनल से। आज जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जो भी आपने दोस्त मुहिम अगर नहीं जुड़े हैं तो उनको ज़रूर मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी बच्चे अच्छा नंबर ला सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।